आप सभी को झारखंड मैथ जोन के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो मेरा नाम रविंद्र चंद्रा है और मैं आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर 02 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले मैंने लेक्चर 1 लिया था, 01 लिया था। उसमें मैंने इलेक्ट्रिक चार्ज के विषय में और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के विषय में बताया था। तो उसमें बताया था प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, वो सब के विषय में मैंने लेक्चर 1 में मैं डील किया था। ठीक है, तो अगर आपको वो सब देखना है तो आप हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने झारखंड मैथ जोन इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 1 बोलिएगा तो वहाँ पर आपका लेक्चर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 2 पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी को अपना लिखने स्टार्ट कर दीजिएगा। जैसा जैसा लिखा हुआ है आप लिखिएगा और थोड़ा एक्स्ट्रा भी आप लिख सकते हैं, तो आपका सब्जेक्टिव भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड लेवल और आपके नीट लेवल तक के ये सवाल जवाब मैं यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। मोस्ट रेलिवेंट है नीट के लिए। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना, लेक्चर 2। तो इसमें मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर 2 में मुझे पढ़ाना आज का मेरा टारगेट रहेगा कि कूलम्ब्स लॉ को पढ़ाना। ठीक है ना, तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है उसके विषय में जानते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है ना, कि ये जो होता है दो चार्ज के बीच में जो होता है, दो चार्ज के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उसी के विषय में क्या आता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए, तो वो जो फोर्स है, फोर्स मैंने यहाँ पे बल लगता है, ठीक है ना, फोर्स लगता है। ठीक है, तो उसी फोर्स के विषय में हम लोगों को यहाँ पे बात करना है। तो देखिए, जब दो चार्ज है, सर दो चार्ज दूर दूर में रहेंगे या कुछ भी रहेंगे, या लाइक चार्ज होंगे या लाइक चार्ज, या तो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। तो वो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे। ठीक है ना, तो ये यही होता है। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि फोर्स कैसे लगता है। तो देखिए, दोनों हम लोग चार्ज को ऐसा एज्यूम किया कि दोनों चार्ज कैसे है, वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, तो अब जैसे कि ये Q2 चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, Q1 में। तो जैसे कि मान के चलिए कि ये इस पे फोर्स मतलब क्या हो रहा है, जैसे लाद घुसा, तो क्या हो रहा है कि लाद घुसा किस पे पड़ रहा है, Q1 चार्ज पे। ठीक है, तो किसके द्वारा, Q2 पे। तो इसको हम लोग लिखने के लिए क्या करेंगे कि मैंने कि फोर्स किस पे पड़ रहा है, Q1 में, किसके द्वारा, Q2 में। तो इसीलिए लिखेंगे क्या, फोर्स जो इसमें लग रहा है, किधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, वो लिखेंगे क्या, फोर्स 1 में 2 के द्वारा लग रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई बोलेगा कि भैया Q2 में बताइए कि फोर्स Q1 के द्वारा लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो Q1 मार रहा है, इसको Q1 ला तो गुस्सा मार रहा है, तो क्या लिखेंगे कि Q2 में क्या लिखेंगे, Q2 में क्या हो रहा है, Q2 में जो फोर्स लग रहा है, फोर्स किस में लग रहा है, 2 में लग रहा है, किसके द्वारा, 1 के द्वारा। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है। देखिए, दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, और वही दोनों को दिखाना है कि जितना फोर्स इसके द्वारा लग रहा है उतना ही फोर्स इसमें भी लग रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जितना चार्ज ये डिस्टेंस में है उतना ही चार्ज जितना चार्ज Q1 डिस्टेंस में है उतना ही चार्ज Q2 भी डिस्टेंस में। फोर्स दोनों में ही लग रहा है, बराबर लग रहा है। ये इसको इधर ढकेल रहा है और ये इसको ढकेल रहा है। तो अगर अलग दोनों को आपको बराबर करना है तो दोनों में देखिए नेट फोर्स दोनों के द्वारा दिया जाएगा तो कितना होगा, 0 होगा। लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखिए तो दोनों का अपोजिट है। एक फोर्स 1 के द्वारा 2 में दिया जा रहा है, वो इधर की तरफ है, क्या रहा, पॉजिटिव इधर की तरफ, नेगेटिव की तरफ दिखाया रहा है। आपका इधर की तरफ फोर्स टू मैंने चार्ज 2 पे Q1 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है, किधर की तरफ लग रहा है, आपके एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है। मान के चलिए ना, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, तो इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, पॉजिटिव एक्सिस। तो समझ रहे ना कि राइट की तरफ लग रहा है। तो दोनों क्या रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो डायरेक्शन को अगर सेम करने के लिए क्या किया, मैंने डायरेक्शन यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया, ताकि उसको डायरेक्शन को क्या कर दिया, नेगेटिव लगा देने पर डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट में जिधर है उसके मैंने कि सीधा हो जाता है। ठीक है ना, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग दूसरा में हम लोग क्या बताना है कि देखिए, दूसरा में हमको बताना है कि दूसरा टॉपिक क्या है, कूलम्ब्स लॉ में। तो अगर आपको कूलम्ब्स लॉ लिखना आएगा तो आप कूलम्ब्स लॉ लिख भी लीजिएगा। कैसे लिखिएगा कि यहाँ पे जो हो रहा है ना, कि क्या हो रहा है, कि कैसे करके इसमें फोर्स लग रहा है उसके विषय में सोचेंगे। ठीक है ना, क्या सोचेंगे कूलम्ब्स लॉ के विषय में, सबसे पहले लिखने से पहले देख लीजिए क्या क्या होना चाहिए। कि फोर्स जो हो रहा है ना, फोर्स क्या हो रहा है कि Q1 Q2 के डायरेक्टिव पोजिशन है। ऐसा क्यों हुआ कि जितना ज़्यादा चार्ज होगा, जितना ज़्यादा दोनों का चार्ज होगा, ठीक है ना, अगर एक एक कूलम का चार्ज होगा तो उसमें फोर्स भी बहुत कम ही लगेगा। बड़ा मैंने 2 कूलम 3 कूलम या 4 कूलम से ज़्यादा जैसे जो चार्ज बढ़ाएंगे तो उस तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन में और बढ़ेगा, या पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्शन हो सकता है। ठीक है ना, तो अगर मान के चलो हम लोग यहाँ पे तो एज्यूम करके चल रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो क्या होगा, जैसे जैसे हम लोग चार्ज बढ़ाए 2 कूलम 3 कूलम 4 कूलम जितना भी बढ़ाए, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा तो दोनों में क्या, रिपल्सन उतने ज़्यादा ही मरेगा। ये उसको उतना ही लात मारेगा, ये भी इसको उतना ही घुसा मारेगा। इस प्रकार से दोनों में चलता रहेगा। ठीक है,
तो इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या किया कि फोर्स को उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, क्या किसके Q1 Q2 के, मैंने कि चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया है। मैंने जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज जैसे जैसे बढ़ेगा उसी तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन भी बढ़ेगा, ठीक है ना। और ये क्या होता है कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ आपने ग्रेविटेशन में भी पढ़ा होगा, तो ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या था कि जो होता है कि इसका डिस्टेंस का जो स्क्वायर होता है, डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, मान के चलिए कि देखिए जब सामने रहेगा तो आप फोर्स ऑफ रिपल्सन या अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा कि कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, सामने में उतना ही ज़्यादा थोड़ा दूर चल जाएगा तो उसमें फोर्स क्या होगा, फोर्स क्या कम लगने लगेगा, ठीक है ना। समझ सकते हैं, मैग्नेट से भी आप देख सकते हैं कि अगर सामने सामने मैग्नेट रहेगा उसका तो उसमें फोर्स ज़्यादा आप फील कर सकते हैं, वही दूर दूर रहेगा तो उतना मैग्नेट उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो इससे क्या पता चला कि जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, फोर्स घटता है। तो लेकिन वो कितना टाइम घटता है, आर स्क्वायर के टर्म में घटता है, मैंने कि डिस्टेंस क्या होगा कि डिस्टेंस के स्क्वायर है, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्टेंस के स्क्वायर का, ठीक है ना। तो मैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन घटेगा, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन यहाँ पर हम लोग फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव चार्ज के लिए देख रहे हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या होगा यहाँ पे घटेगा, तो डिस्टेंस बढ़ाने पर। तो इसीलिए हम लोग क्या किए कि फोर्स को क्या किए कि Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है 1/r²। तो ये दोनों मिला के क्या हो गया कि अब ये मैं कूलम्ब्स लॉ के और बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। अब जब देखा जाए तो 3 नंबर में मैंने K = 1/4πε0, इसका भी कुछ आएगा काम। जब आप देखिए अब ये लोग दोनों को, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का आप क्या कीजिएगा, जब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, यहाँ पर कहाँ से पिल्लू आ जा रहा है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये मान के चलिए क्या हो रहा है कि आपका मान के चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर एक साथ कीजिएगा तो Q1 Q2, तो यहाँ पर मैंने जैसे कि फोर्स जो हो रहा था कि Q1 Q2/r² कर दिया कि दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को मिला दिया, तो क्या हो गया कि एक बना फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², ठीक है ना, इसमें दोनों आ जा रहा है। जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटाइए तो कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको हम लोग K से डिनोट कर रहे हैं, और K का वैल्यू जो है 1/4πε0 है। ये वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस के लिए काम आता है, ठीक है ना। एप्सिलॉन का वैल्यू एब्सोल्यूट परमिटिविटी बोलते हैं, जो कि हम लोग क्या के लिए काम कर रहा है, ये फ्री स्पेस रहेगा या वैक्यूम रहेगा वहाँ पर ही ये खाली काम करता है, ठीक है ना। नहीं तो K भी क्या होता है, वेरी करता है अगर आप मीडियम को चेंज करिएगा तो, ठीक है ना। हम लोग हमेशा जो रहते हैं हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वैक्यूम में हम लोग ये सब वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस में हम लोग ये सब कार्य को कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी के लिए हम लोग ये लिए K का वैल्यू। तो K का वैल्यू जो आया था वो कैलकुलेशन से आया गया भाई, 1/4πε0 लाया गया, ठीक है ना। तो ये जो है ये टर्म से क्या आ गया, फोर्स जो हो गया उसका फॉर्मूला क्या आ गया, K Q1 Q2/r² या फोर्स 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और ये क्या बता रहा है, ये कूलम्ब्स लॉ बता रहा है, ठीक है ना। इसी को हम लोग अगर मैंने कि बोले तो यही एक कूलम्ब्स लॉ है। अगर आपसे कोई पूछे कि कूलम्ब्स लॉ क्या है तो आप बताइएगा कि दो चार्ज के बीच में जो होता है फोर्स लग रहा है, तो फोर्स जो हो रहा है चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उसको स्क्वायर डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को लिखना होता है, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ कि फोर्स के और क्या क्या, मैंने कि कूलम्ब्स लॉ के और क्या प्रॉपर्टी है जो कि आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो फोर्स जो होता है, पहला फोर्स एक्ट ऑन अ लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्ज, ठीक है ना। फोर्स कहाँ जॉइन होता है, अलोंग ए लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्ज, मतलब समझे, मतलब कि ये जो होता है ना फोर्स, इस फोर्स को दिखाने के लिए, जैसे कि मान के चलिए लाइन जॉइनिंग, मतलब कि ये चार्ज है और लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्ज, मतलब ये सेंट्रल फोर्स होता है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि लाइन जॉइनिंग मतलब कि देखिए ये सेंटर टू सेंटर लगता है और जहाँ से लाइन जॉइन कर रहा है वहाँ पे लगता है, ठीक है ना। ये यहाँ से इसमें लगता है, ठीक है ना, उसके सेंटर से सेंटर में लगता है। इसीलिए इस तरह के फोर्स को हम लोग सेंट्रल फोर्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेंट्रल फोर्स के नाम से जानते हैं। दो चार्ज के सेंटर से सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है ना, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो फोर्स एक्ट अलोंग ए, तो क्या लिखेंगे, फोर्स एक्ट अलोंग ए लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्ज, ठीक है। दैट इज, इसी को क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। बरसात का दिन है ना, पिल्लू आ जा रहा बार बार, ठीक है। तो छठा नंबर में देखेंगे, छठा नंबर में देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज ओनली।
देखिए जो भी चार्ज होगा आपके पास, कितना भी बड़ा चार्ज हो, तो उस सब वो बड़ा चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, छोटा डील करेंगे, ठीक है ना, एकदम पॉइंट चार्ज एकदम छोटा बना के उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, ताकि हम लोग इसमें वैलिड कर सकें, क्योंकि उतना बड़ा चार्ज को हम लोग इतना बड़ा हमें पता नहीं चलेगा कि क्या है, तो हम लोग उसको छोटा माने कि एकदम छोटा ट्रीट करके एकदम छोटा पॉइंट चार्ज मान के उसमें काम करेंगे, क्योंकि वो जो कूलम्ब्स लॉ वैलिड क्या आप कहाँ पर ही है, पॉइंट चार्ज के लिए, क्योंकि उस जितना भी बड़ा चार्ज हो उसको आप क्या करें, पॉइंट मान लीजिए और फिर उसमें कूलम्ब्स लगाइए, वो वैलिड है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें क्या हो रहा है कि कूलम्ब्स लॉ जो दिखाया जा रहा है, कूलम्ब्स लॉ क्या हो रहा है कि वैलिड है किसे, फॉर पॉइंट चार्ज हो रहा है, ठीक है ना, इससे पता चल गया। 7वां नंबर में देखेंगे कूलम्ब्स लॉ वैलिड फॉर स्टेशनरी चार्ज। देखिए कूलम्ब्स लॉ बताए थे हम, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आपको स्टार्ट किए थे तो उसमें बताए थे स्टार्टिंग मतलब क्या था, रुका हुआ। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन या कुछ भी लग रहा है, जो ये अट्रैक्शन या प्रेशर लग रहा है, रिपल्सन लग रहा है, तो ये जो होता है रेस्ट चार्ज के लिए ही होता है, ठीक है ना। रेस्ट चार्ज जब दो चार्ज कभी कहीं पर स्टेडी स्टेट में रहेंगे तभी जाके ये काम करे, ठीक है। और ये जो होता है फोर्स फॉलो क्या करता है, इन्वर्स स्क्वायर लो, मतलब फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है ना। ठीक है, क्या होता है फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², ठीक है। 9वां नंबर में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। देखिए ये जो 9th नंबर जो लिखा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ये बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट लगता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। कैसे कंजर्वेटिव होता है कि ये जो होता है ना, ये फोर्स मैंने कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है वो समझिए। कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है, मैंने इसके द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पाथ में, बीच में आपने क्या घपलाबाजी किया वो देखा नहीं जाएगा, कि आप चले या दौड़े या कुछ किया, चार्ज को कहाँ से लेकर आ रहे उस सबसे कोई मतलब नहीं रहेगा। चार्ज की अगर उससे पूछा गया कि चार्ज की तरह कितना वर्क डन किया जा रहा है, तो उसका सिर्फ इनिशियल पाथ को देखा जाएगा और फाइनल पाथ को देखा जाएगा, मतलब और उसी से इसका क्या होगा, वर्क डन को निकाला जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। मतलब कि अगर मान के चलिए राउंड ट्रिप में, अगर देखिए राउंड ट्रिप मतलब कि अगर मैंने कि एक चार्ज को आप क्या किया ना, कि एक सर्कल में क्या किया कि Q1 चार्ज को यहाँ पर से 1 से और फिर वहीं पर ही ला दिए, कहाँ ला दिए, वहीं पर ही ला दिए, तो इसके द्वारा जो वर्क डन जो किया जाएगा वो जीरो हो जाएगा। मैंने इसको चार्ज को अगर मान के चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो मैंने इसको एक राउंड ट्रिप में अगर घुमाते हैं तो उसके द्वारा वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि फाइनल मैंने इनिशियल मैंने फाइनल भी वहीं पर ही आ गया, फाइनल उसी जगह पे आ गया और इनिशियली भी वही था, तो फाइनल मैंने इनिशियल करेंगे तो क्या होगा, जीरो आएगा। तो वर्क डन इन ए राउंड ट्रिप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। ये हो गया। चलिए देखते हैं अब थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं कूलम्ब्स लॉ के से जो जुड़े हुए क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो रहा है। देखिए चार्ज ऑन टू स्पेयर आर, ठीक है ना, आर से +7 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम रिस्पेक्टिवली, द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एफ इफ ईच ऑफ देम इज गिवन एन एडिशनल चार्ज ऑफ -2 माइक्रोकूलम देन न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी। सबसे पहले तो आप जानिए कि माइक्रोकूलम किससे बोल रहे हैं, 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलम, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर हम लोग को देखना क्या कि देयर द चार्ज ऑफ टू स्पेयर +7 माइक्रोकूलम, देखिए मान के चलिए 7 माइक्रोकूलम का एक चार्ज है का स्पेयर है, ठीक है, और एक दूसरा है मेरे पास -5 माइक्रोकूलम का, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एफ, अब इन लोग दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो रहा है, एफ लग रहा है, ठीक है ना, क्या लग रहा है, एफ लग रहा है। अब बोल रहा है इफ ईच ऑफ देम इज गिवन एडिशनल चार्ज -2 माइक्रोकूलम देन न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी। बोलता है कि अब क्या किया गया ना कि +7 माइक्रोकूलम था, उसमें क्या किया गया कि -2 माइक्रोकूलम चार्ज क्या किया गया, दोनों में ऐड किया गया, -2 माइक्रोकूलम चार्ज दोनों में ऐड किया गया, -5 माइक्रोकूलम में भी किया गया और +7 माइक्रोकूलम में भी किया गया, ठीक है। तब जब इसमें ऐड किया गया तो अब पूछ रहा है कि अब इन दोनों में नया फोर्स जो एफ डैश होगा जिसको हमने मानी वो क्या होगा, ठीक है, वो एफ के टर्म में आपको रिलेट करना है। तो आप बनाइए, पॉज करिए और बनाइए इसको, ठीक है। तो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि जो नया फोर्स होगा तो उसको देखेंगे, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो जो पहले डिस्टेंस था, दोनों सेंट्रल फोर्स है तो सेंट्रल से सेंट्रल को लगाइए, मान लीजिए लोग को पीडी चार्ज मान के चलिए, ठीक है ना, +7 माइक्रोकूलम का पीडी चार्ज और एक माइनस, क्योंकि यहाँ पॉइंट चार्ज मान के बोला गया था, ठीक है ना, दोनों के बीच में मान के चलिए डिस्टेंस कितना आर है। अब क्या किया गया ना कि अब दोनों में एडिशनल चार्ज को ऐड किया गया, तो 7 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम, तो कितना होगा, 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलम। तो नया चार्ज कितना, +5 माइक्रोकूलम, और यहाँ से इसका डिस्टेंस जो होगा वो बराबर है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दोनों, मैंने ऐसा कुछ बोला तो नहीं गया लेकिन ऐसा मान लीजिएगा, एडिशनल चार्ज -2 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। तो ऐसा मान लीजिएगा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो ये मान लीजिएगा कि डिस्टेंस क्या है, उन लोग के बीच में बराबर ही था। मैंने जितना पहले चार्ज अभी दे दिए
तब भी डिस्टेंस कितना उतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये मान लीजिएगा +5 माइक्रोकुलम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 माइक्रोकुलम और डाल देंगे तो क्या जाएगा, कितना हो जाएगा 7 माइक्रोकुलम, ठीक है। ओके, तो अभी कितना लग रहा था, फोर्स F लग रहा था, ठीक है। तो अगर देखिएगा कितना हो जा रहा है, तो अब यहाँ पे हमने पढ़ाया था आपको क्या, फोर्स के दो चीज़ पढ़ाया था, Q1 Q2 वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R² पढ़ाया था। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या पढ़ाया था, R²। तो यहाँ पे देखिए R से तो कोई रिलेट नहीं करना है हमको कोई टर्म को, ठीक है, उससे भी हम करके दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने इसका उस बाद में तो कट ही जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स जो हो रहा है कि सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि R पे तो बराबर ही है, R तो बोले थे कि दोनों में बराबर रहेगा। तो तो यहाँ पे ऊपर में देखिए फोर्स जो लग रहा था F लग रहा था, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, 7 5 जा 35, मैंने +7 और 7 + 35, तो कितना है 35, ठीक है। वो माइक्रोकुलम हो तो माइक्रोकुलम लिख देंगे, ठीक है ना, उसका ज़रूरत नहीं है हमें। तो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 35 लग रहा है, ठीक है। और ये माइक्रोकुलम लिख सकते हैं 10⁻⁶ और 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हमको लग रहा है कि जगह को कुछ बुझा दी क्या, ठीक है। चलिए यहाँ पे निकलते हैं, जगह 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 पिच। हाँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन को कि जैसे कि मान के चलिए कि पहले चार्ज कितना था, 7 माइक्रोकुलम था, और यहाँ पर कितना था, -5 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो फोर्स कितना लग रहा था देख लेते हैं कितना लग रहा था। तो फोर्स को हम लोग क्या बोले कि ऐसे कीजिए, 7 5 जा 35 कीजिए, और यहाँ पर क्या जो माइक्रोकुलम बोला गया ना, तो माइक्रोकुलम में 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶, ठीक है। अब क्या किया गया, जब इन लोग में क्या क्या एडिशनल चार्ज दिया गया था, तो +7 था ना, तो इसमें -2 दे दिया गया था, तो -2 माइक्रोकुलम दे दिया गया था। तो ये नया अब क्या हो गया, इसका नया क्या हो गया 7 से 2 कटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 माइक्रोकुलम हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर एक -5 माइक्रोकुलम था, उसमें भी कितना डाल दिया गया, -2 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो कितना हो गया 7 माइक्रोकुलम, ठीक है। तो ये जो 7 माइक्रोकुलम और 5 माइक्रोकुलम हुआ, ठीक है, 7 माइक्रोकुलम और 5 माइक्रोकुलम, अभी लोग दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो भी कितना F' जो लग रहा है, जो नया फोर्स होगा वो कितना लग रहा है, 7 5 जा 35, ठीक है ना। और वही 10⁻⁻12। देखिए हम लोग नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव को ले रहे नहीं हैं, तभी यहाँ पे माइनस साइन आता, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इसको लेने का, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दिखा रहे, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ नहीं था माइनस प्लस की वजह से कुछ करके, ठीक है ना। ऐसे में बाद में माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कट ही जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए F का वैल्यू कितना 35 × 10⁻12, और यहाँ भी 35 × 10⁻12 ही आ रहा है, ठीक है ना। मतलब कि जो F' का वैल्यू है वो किसके बराबर है, F के बराबर है, क्योंकि जो आप अगर यहाँ पे F' का वैल्यू अगर पुट करके देखिएगा, या F/F का रेशियो लीजिएगा, मान लीजिएगा इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2, तो F/F' जो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड करने पर हमको क्या मिलेगा, F/F' कितना मिलेगा 35 × 10⁻12 और बाई 35 × 10⁻12, ठीक है। तो काट के कितना आएगा, वही F का वैल्यू कितना आ जाएगा, F' के बराबर आ जाएगा, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बताते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, ठीक है।